हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय तीसरा, उसका भाग 2। पिछले भाग में हमने देखा था जाति के बारे में। अब हम देखेंगे धर्म और संप्रदाय के बारे में तथा लैंगिक मसलों के बारे में। तो आप हेडिंग डालेंगे, सभी हेडिंग डालिए। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। ये हमारा पार्ट 2 है, चैप्टर 3 का। ओके, तो आप इसमें भी सबसे पहले हेडिंग डालेंगे राजनीति में धार्मिक मतभेद। पिछले भाग में हमने देखा था कि जाति राजनीति को किस तरह से प्रभावित करती है। इस भाग में हम देखेंगे कि धर्म राजनीति को किस तरह से प्रभावित करता है। तो देखिए, राजनीति में धार्मिक मतभेद कैसे उत्पन्न होते हैं। देखो, तो सांप्रदायिक हिंसा में मरने वाले ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं। जब भी कभी सांप्रदायिक हिंसा होती है, जैसे किसी जाति या धर्म के आधार पर दंगे होते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा जिन लोगों की मौत होती है वह अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे सांप्रदायिकता क्या होती है। आप समझने की कोशिश करेंगे सांप्रदायिकता क्या होती है, तो समझेंगे जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म के विचारों से श्रेष्ठ माना जाने लगे, दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है, तो उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। मतलब हिंदू के अलग विचार हैं, मुस्लिम के अलग, सिखों के अलग, जैनियों के अलग और पारसी के अलग। तो इस आधार पर उनके बीच में मतभेद हो सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आप आगे डालेंगे सांप्रदायिक राजनीति। हमने सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सांप्रदायिक राजनीति क्या होती है। तो देखो, जब धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए होने लगे, तो उसे सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। ओके, इससे विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच में टकराव बढ़ता है। विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच जो टकराव वो बढ़ता है। टकराव बढ़ने से संघर्ष बढ़ता है। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता जाता है वो दंगों का रूप ले लेता है और लोग लड़ने लगते हैं। लेकिन जब इन धार्मिक समूहों के बीच में टकराव हुआ, टकराव किस लिए, अपने विचारों की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए। टकराव क्यों हुआ, विचारों की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए। और इससे भी भयानक स्थिति कब आ जाती है, जब
समर्थन करने लगती है। और समर्थन भी किसका किया सरकार ने? किसी एक समुदाय का समर्थन किया तो दूसरा समुदाय अपने आप को वंचित समझने लगता है। ऐसी स्थिति में समस्या विकराल रूप ले लेती है और इसी को हम सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। अब आप अगली हेडिंग डालेंगे सांप्रदायिक राजनीति का सिद्धांत क्या है। सांप्रदायिक राजनीति का सिद्धांत है कि धर्म सामाजिक संरचना का मुख्य आधार है। और जब तक धर्म सामाजिक संरचना का मुख्य आधार रहेगा, जब तक देश विकास नहीं कर सकता। और इसे आगे क्या है? एक धर्म के जो सभी अनुयायी हैं, सभी अनुयायियों द्वारा एक समुदाय का गठन किया जाता है। और समुदाय का गठन क्यों? ताकि उनके मौलिक हित, जो समान मौलिक हित हैं, उनकी पूर्ति हो सके। ओके, लेकिन अब हम आगे देखेंगे, सांप्रदायिक राजनीति एक तरीके से गलत है। गलत है तो गलत क्यों है? देखो, सबसे पहले अब आप देखेंगे कि सभी हिंदू मिलकर के एक समुदाय बनाते हैं, हिंदू समुदाय। लेकिन समान धर्म होने के बावजूद जो सभी लोग होते हैं, सभी लोगों के विचार, रुचि हो गया, उनका खान पान हो गया, उनका विचार हो गया, विचार उनके समान नहीं होते। आप कुछ और सोचते हो, मैं कुछ और सोचता हूँ, और आपका पड़ोसी कुछ और सोचता हो। और जो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, उसकी एक विशिष्ट पहचान होती है, विशिष्ट पहचान होती है, और उसकी एक विशिष्ट रुचि होती है कि वो क्या करना चाहता है। अब आप ऐसा तो डिसाइड नहीं कर सकते ना कि भाई मुझे क्या करना है, या मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको क्या करना चाहिए। आप वही करेंगे जो आपके मम्मी पापा कहेंगे या आपकी इच्छा होगी। आप ये लिख लेंगे। इसके आगे आप हेडिंग डालेंगे कि इतने सारी सांप्रदायिकता के नुकसान है। तो अब हम सांप्रदायिकता से निजात कैसे पा सकते हैं, इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो आप यहीं हेडिंग डालेंगे, सांप्रदायिकता से निजात। सांप्रदायिकता से निजात पाने के लिए हमने क्या कदम उठाए हैं। तो कदमों पे आप देखेंगे तो भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान है, वह कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। मतलब भारत का कोई धर्म नहीं होगा, भारत सभी धर्मों का सम्मान करेगा। और भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, आधिकारिक धर्म नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, सभी लोगों को अपने धर्म का प्रचार
प्रचार और प्रसार करने तथा दूसरा धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, मतलब छूट है। आप कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार, और धर्म के आधार पर जो भेदभाव है उसे असंवैधानिक घोषित किया गया है। भाई वो मान्य नहीं होगा, असंवैधानिक है। अगर आपने भेदभाव किया तो आपको सज़ा हो सकती है। इस जगह पर जाकर आपकी सांप्रदायिकता का टॉपिक है वो समाप्त होता है। अब आप इसे आराम से लिख लेंगे। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। समझना मेन पॉइंट होना चाहिए। लिखने के पीछे भी उद्देश्य होता है, पर समझना मुख्य बिंदु होना चाहिए। ओके, तो आप इसे आराम से समझें और फिर लिखें। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और आप अगली हेडिंग डालेंगे लैंगिक मसले। लैंगिक मसले कैसे? लिंग से संबंधित मसले, जैसे पुरुष है, महिलाएं हैं, और एक ट्रांसजेंडर का लिंग भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम इसमें पुरुष और महिलाओं के बारे में ही पढ़ेंगे। तो लैंगिक मसले क्या होते हैं? तो आप देखोगे सबसे पहले तो लैंगिक विभाजन। लैंगिक विभाजन में आप देखोगे कि श्रम का लैंगिक विभाजन, श्रम का लैंगिक विभाजन में हम देखेंगे कि एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, जिसमें क्या कहा जाता है कि जो महिलाएं होगी वह घर का काम करेगी, जबकि जो पुरुष होंगे वो घर से बाहर जाकर पैसा कमाएंगे। इस आधार पर काम को डिवाइड किया गया है, ये इसे कहते हैं लैंगिक विभाजन। लेकिन जो ये अवधारणा है, ये रूढ़िवाद पर आधारित है, रूढ़िवाद पर आधारित है और पुरानी परंपराओं पर आधारित है। अब ये रूढ़िवाद पर आधारित, तो महिलाओं ने क्या किया, इन्हीं रूढ़िवाद से प्रेरित होकर उन्होंने नस्लवादी आंदोलन छेड़ दिया। नस्लवादी आंदोलन कर दिया। इसमें उन्होंने क्या किया, पुरुष और महिलाओं के बीच भी समानता स्थापित करना उनका उद्देश्य रहा। ओके, अब इसके देखो विभिन्न तरीके हैं जिनसे महिलाओं का दमन हुआ है। तो अब आप देखेंगे महिलाओं के दमन के विभिन्न तरीके क्या क्या हैं। अब आप देखते हैं कि साक्षरता दर, मतलब साक्षरता का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई करना, विद्यालय जाना, कॉलेज जाना। तो साक्षरता दर में जब आप देखेंगे तो पुरुष
लगभग भारत में कितने परसेंट पुरुष? 82.14 पुरुष पढ़े लिखे हैं। जबकि महिलाओं में देखेंगे तो लगभग 65.46% महिला ही पढ़ी लिखी है। ओके, नौकरियों में भी देखोगे आप, नौकरियों में जब भुगतान किया जाता है तो भुगतान में पुरुषों को समान काम के लिए ज़्यादा पैसा, जबकि महिलाओं को कम पैसा दिया जाता है। लिंग अनुपात देखोगे, लिंग अनुपात का मतलब कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। तो महिलाओं का लिंगानुपात कम है। रीज़न पहला तो महिलाओं की गर्भ में ही हत्या की जाती थी, भ्रूण, जिसे हम भ्रूण हत्या के नाम से, और अगर कन्या ने जन्म ले लिया तो उसका कन्या वध कर देते थे। और इसके अलावा जो पुरुष है, मतलब पुरुषों में लड़कों के जन्म को प्रोत्साहित किया जाता और उसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है घर परिवार में। और एक सामाजिक बुराई भी है। सामाजिक बुराई भी क्या है? सामाजिक बुराई भी हमारे देश में शहरी क्षेत्रों में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उनके साथ छेड़खानी की जाती है, दहेज लिया जाता है, दहेज उत्पीड़न, और उनका यौन शोषण किया जाता है, यौन उत्पीड़न भी किया जाता है। ये कई सामाजिक बुराइयां भी हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि भारत की संसद है और राजस्थान और अन्य राज्यों की विधानसभा है। तो विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो महिलाओं का 5% से कम है, और लोकसभा में 12% से कम। तो इस जगह जाकर आपका ये अध्याय समाप्त होता है पूरे तरीके से। तो आप इसे लिख लेंगे आराम से। देन ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज यहीं तक आपका तीसरा चैप्टर भी फिनिश होता है। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।